हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि आखिर में कूलम्स लॉ होता क्या है, और इसके अंदर हमने देखा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है भाई साहब, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। तो ये छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और साथ में इनके यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के हमने यूनिट्स देखे, और साथ में डायमेंशन भी देखे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब आप कैसे निकाल सकते हो उसमें, मतलब याद करने की आपको दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने डिस्कस करा था सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। सो चलते हैं और आगे अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप लग रहे हैं और हमें किस तरीके से सीखना है इन सब के सब कॉन्सेप्ट्स को। और ये हमारा जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो ये जो टॉपिक है ना अभी कूलम्स लॉ में ही चल रहा है, बात समझ में आ रहा है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ साथ ये आगे हम थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा था कि आखिर में जो न्यूक्लियर है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें भी तो चार्ज है, तो उसमें क्यों नहीं लगते हैं। तो हमने बता रहा था चार्ज सेम हो जाते हैं भाई साहब, प्रोटॉन टूट सकता है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, तो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स काम करता है, जो कि क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स। तो उस सब के बारे में देखेंगे। चलते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई साहब। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी आप उसी को बोलोगे। अब यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करना है आखिर में, देखो यहाँ पर तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ये पढ़ रखा था कि वैक्यूम के लिए, यानी जो कूलम मतलब जो हमारे कूलम साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि वैक्यूम में मतलब कि चार्ज का सिस्टम रखा था। कहने का मतलब यह है भाई साहब कि यहाँ पर वैक्यूम था, वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं है, ना एयर ना पानी ना कुछ नहीं, ठीक। तो वहां पर अपना सिस्टम रखा था, यानी चार्ज को ऐसे लटका कर रख दिया, और उसमें देखा दो चार्ज रख दिए थे, और उसमें देखा कि उनके बीच में कितना ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है। तो जो कूलर्स ने लिया था वो वैक्यूम, मतलब कि वैक्यूम के लिए हम लोग, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में वैक्यूम में पूरा सिस्टम ले रखा था हमने। लेकिन अब आगे आप देखोगे कि हम उन्हीं चार्जेस को अलग अलग यानी डिफरेंट मीडियम्स में रख करके देखेंगे, और देखेंगे कितना ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है उसमें। बात समझ में आ रहा है। इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर तो वैक्यूम में अगर हम चार्जेस को रख दें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, चूंकि वहाँ F से आया था, लेकिन यहाँ पर मैं F एक क्वांटिटी, मतलब एक नया, आपको दिख रहा होगा नया पहचान, नया आदमी है ये, नया इंसान है, F0 हम बता रहे हैं, पर F को ही F0 मैं बोल रहा हूँ, कुल मिलाकर बात समझिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला F0 हो जाएगा, F0 इक्वल टू में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में r²। तो ये F0 के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुका था, वहाँ पर F से दिखा रहे थे, यहाँ पे F0 से दिखा दे रहे हैं ना यार, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ε0 होता है, F0 से दिखा रहे थे। ε0 होता क्या था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको F0 से दिखा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, वो नामकरण अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है कि फॉर मीडियम, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के मीडियम हो गए तब क्या होगा, तो यहाँ पर नॉट लगाते थे ना, यहाँ पर क्या लगाते थे, अगर हमारे पास फ्री स्पेस की जब हम बात करते हैं तो ε0 लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब डिफरेंट मीडियम के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंट मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये m मीडियम को शो कर रहा है, यानी डिफरेंट अगर मीडियम ले लेंगे तब कितना उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उन्हीं फॉर्मूले से तो फाइंड आउट करेंगे ना हम, बस मीडियम तो अलग हो गया ना भाई। अब देखिए मीडियम अगर फ्री स्पेस होगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा, यानी चार्जेस के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर मीडियम अगर चेंज कर दे, अगर वाटर कर दे या फिर ऑयल कर दे हम, तो उसमें अगर चार्जेस को रख दे शायद जो फोर्स है वो कम लगे, है कि नहीं। वो मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे अभी आप लोग को दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नहीं, इसी थ्योरी से प्रूफ हुआ है कि आखिर में मतलब अगर हम चार्जेस को डिफरेंट मीडियम में यानी वाटर में रख दे या फिर ऑयल में रख दे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में वो कम लगता है। मतलब अगर हम कंपेयर करें किससे, अगर फ्री स्पेस से कंपेयर करें, यानी फ्री स्पेस पे जो चार्जेस को रख दिए भाई साहब और वहाँ पर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। अगर हम वाटर में रख दिए या फिर ऑयल में रख दिए तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में थोड़ा कम लग सकता है, उसी को देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर मीडियम के लिए तो फोर्स का तो फॉर्मूला वही होगा। अब डिफरेंट मीडियम के लिए तो फोर्स अलग अलग आएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, बाकी
फोर्स का तो फॉर्मूला वही होगा ना, कूलम्स ने तो वही दिया था। तो इसीलिए हमने उसी वाले ऊपर वाले फॉर्मूले को चेंज करके एफ एम लिख दिया है। एम का मतलब यहाँ पर मीडियम है, यानी डिफरेंट अगर जो भी मीडियम लेंगे, अगर एफ मतलब मीडियम अगर वाटर ले लेते तो एफ डब्ल्यू, आप देखोगे कि यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया है हमने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आए तो नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए दोनों हम इक्वेशंस को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एफ नॉट था, एफ नॉट को हमने एफ एम से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर भी एफ नॉट का वैल्यू कितना था, Q1 Q2 4πε0 आर स्क्वायर था ना। अरे भाई साहब, इसी को 1/4πε0 ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1/4πε0, और Q1 था, Q2 था, भाई में आर स्क्वायर था, तो Q1 Q2 ऊपर मल्टीप्लाई कर गया है, और इसी मतलब फॉर्मूले को यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। अब यहाँ पर जो एफ एम का वैल्यू था, एफ एम का वैल्यू क्या था, डिवाइड करना था, तो डिवाइड कर दिया हमने। अब Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब डिवाइड का अगर आप साइन, अगर डिवाइड का साइन चेंज करोगे तो देखो ये भी चीज़ उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बेसिक सा मैथ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे, तो देखो डिवाइड कर दिया हमने। अब डिवाइड करने के बाद आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर जब साइन चेंज किया हमने तो ये भी उल्टा पलट होगा। तो ये देखो, इससे 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, क्योंकि चार्जेस तो वही सिस्टम तो रख रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप के मीडियम में हम लोग, तो वही बात है। आर स्क्वायर से हो जाएगा। अब देखो आपके पास बचेगा क्या कि एफ नॉट बाई में एफ एम बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर से, एप्सिलॉन नॉट नीचे से, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये जो मतलब कि जब हम एप्सिलॉन नॉट एम को एप्सिलॉन नॉट से जब डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए कि जब हम एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी जिससे आप बोलोगे क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये भाई सब वो के नहीं है, वो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, वो याद रखिएगा। ऊपर जो हमने के से पहले भी तो दिखाया था ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, और ये स्मॉल के होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी स्मॉल के आप मान लो, ठीक। दोनों तो सेम नहीं हो सकते, एक ही डेरिवेशन में, एक ही कॉन्सेप्ट में, ठीक, कैसे बैठेगा ना। तो इसीलिए ये स्मॉल के होता है, या फिर इसको आप एप्सिलॉन आर से दिखा सकते हो, यानी रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, एप्सिलॉन परमिटिविटी, और ये आर का मतलब रिलेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए मतलब कि आखिर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो होता है किसकी का, ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसका, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का रेशियो होता है, और किसके बीच, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अगर हम डिवाइड कर दे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तब हमारा क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि दोनों का अगर डिवाइड कर दिया जाए। अब देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, कि जब हम चार्जेस को किसी अनदर मीडियम में रखेंगे तब, जैसे ऑयल हो गया, इसके अंदर बहुत सारे मीडियम आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर बहुत सारे मीडियम आते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, या फिर मोम आप ले सकते हो, मोम ठीक ना। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब केवल कोई स्पेस ही नहीं, मतलब सॉरी कोई मीडियम ही नहीं। फ्री स्पेस का मतलब कोई मीडियम नहीं, वहाँ मतलब कि वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर। तब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों का डिवाइड ही क्या कहलाएगा, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो इतना बात समझ में आ गया। तो देखो अब और कंक्लूजन्स, हम कुछ और कंक्लूजन्स निकालते हैं अपने इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर आपने देखा कि एफ नॉट बाई में एफ एम बराबर में के आ जाता है, तो के आ गया, चलिए के आ गया। अब इस चीज़ को कैसे लिख लेंगे, अगर एफ एम इधर चला जाएगा तो के इधर नहीं आ जाएगा ना, तो ये एफ नॉट बाई में के हो जाएगा और एफ एम हो जाएगा। तो एफ एम इजकल टू में एफ नॉट बाई के हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एफ नॉट बाई के हो गया। अब यहाँ पर देखिए, देखने से क्या पता चल रहा है कि एफ एम की वैल्यू, एफ एम क्या है, जब हम चार्जेस को डिफरेंट टाइप के मीडियम में रखेंगे तब, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे पानी ले लो, ऑयल ले लो, तेल ले लो, कुछ भी ले लो, ईटा पत्थर मतलब कुछ भी ले लो, डिफरेंट टाइप के हर, देखो अब अगर डिफरेंट मीडियम में अगर आप चार्जेस को रख रहे हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा।
ये ठान लीजिए। अब बात आती है फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस पर वो उतना ही होगा। बात समझ में आया? क्योंकि फ्री स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पर आप फ्री स्पेस मान लो अंतरिक्ष में, आप मान लो ये पूरा पूरा रूम हमारा अंतरिक्ष है, अब यहाँ पर चार्जेस को रख करके आप देख रहे हो, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो चार्ज की कैपेसिटी है, जो पावर है, जो औकात है, वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रख लिए, फिर यहाँ पर भी रख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो फोर्स कितना काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब देख सकते हो आप। अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पर अगर चार्ज की औकात मतलब कि जो पावर है उतना ही होनी चाहिए, डिस्टेंस उतना ही चाहिए होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स निकालोगे आप उतना ही यहाँ पर रख दो, तब भी उतना ही फोर्स लगेगा। यहाँ पर रख दो, अगर डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर रख दो, तब भी उतना ही फोर्स आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मीडियम फ्री स्पेस का मतलब कोई मीडियम नहीं, वहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखो एफ की वैल्यू क्या है। एफ का मतलब जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में रख दे रहे, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम एफ नॉट क्या है, जब हम चार्जेस को फ्री स्पेस में रखेंगे तब उस पर जितना फोर्स आएगा वही एफ नॉट होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एफ नॉट में अगर के से डिवाइड कर देंगे, एफ नॉट में अगर के से डिवाइड कर देंगे तब जाकर के एफ की वैल्यू आएगी। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर चीज के लिए अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अलग अलग वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग कहने का मतलब ये है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीडियम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ एम की वैल्यू कब आएगी? जब हम एफ नॉट में के से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि एफ नॉट क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एफ एम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि फ्री स्पेस में, अगर ये फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस में अगर हम चार्जेस को, अगर हम क्या कर दे रहे हैं, चार्जेस को रख करके उसके मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चार्जेस को रख दे रहे हैं, चार्जेस के बीच में फिर फोर्स निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा? अधिक होगा अगर हम चार्जेस को कहाँ रख दें? अगर वाटर में रख दें। वाटर में चार्जेस को रख करके अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी यहाँ पर एफ डब्ल्यू कहलाएगा, यानी एफ एम है ना। तो मीडियम में हमने बोला था कि अगर एफ एम है तो यहाँ पर एम मीडियम को दिखा रहा है, तो अलग अलग मीडियम रखेंगे तो वाटर होगा, तो वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एफ नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। अब यहाँ पर एम की जगह वाटर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो अधिक ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे बात नहीं समझ में आ रही थी, ये एक्सप्रेशन केवल घूरो आप कि यहाँ पर एफ एम का वैल्यू तब आएगा जब आप एफ नॉट में के से डिवाइड करोगे। यानी अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखोगे तो देखो यहाँ, अगर ये एफ नॉट है तो 12 है भैया, और 12 में ये के का वैल्यू मान लिया, ये माना गया है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान रहे हैं, सपोज कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब क्या है, ये 12 है भैया और ये 3 है। तो अब 12 क्या है? एफ नॉट है, यानी जब हम चार्ज को फ्री स्पेस में रखें तब उस पर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर 3 क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तब जगह 4 आ रहा है। 4 होगा क्या? एफ एम होगा, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला वही ना है, एफ नॉट बाई में के इंटू में। तो देखो 4 आ रहा है, यानी यहाँ पर एफ एम की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि एफ एम तभी आएगा जब हम एफ नॉट में किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। थोड़ा फील कीजिए इस चीज़ को। बात समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखेंगे अब यहाँ पर कि एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम, इतना आप दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स और भी हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकुलाम एंड 6 माइक्रोकुलाम रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स 12 न्यूटन का फोर्स से एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मीडियम नहीं बताया गया है, तो मीडियम आप फ्री स्पेस लेकर के चलोगे कि फ्री स्पेस में चार्जेस रखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? हमेशा न्यूमेरिकल्स में अगर उसमें मीडियम नहीं बता रहा, फिर मीडियम बता देता है आखिर में, अगर मीडियम बता दे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाएंगे। नहीं तो इस तरीके से आगे फ्री स्पेस, अब तो फ्री स्पेस में मान लेना। तो यहाँ पर 12 न्यूटन के फोर्स लग रही है, किनके किसी में 2 चार्जेज हैं। एक है हमारे पास एक जो चार्ज है वो क्या है, 2 माइक्रोकुलाम की है, 6 माइक्रोकुलाम की है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो एफ नॉट बराबर में क्या लिख देंगे हम? एफ नॉट बराबर में लिख देंगे हम 12 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? अभी 12 न्यूटन हो गया ना भाई साहब। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है? इफ द सिस्टम डिप्ड इनटू द वाटर, अगर सिस्टम को क्या कर दें हम, डिप मतलब कि डाल दें हम वाटर में, डिप्ड कर दें, डुबो दें इन वाटर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। अब देखिए वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है कि 81 बोल रहा है। देन द व्हाट विल बी द फोर्सेस, तो फोर्स कितना होगा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो आप जानते हो ये भी यहाँ पर आप जानते हो। अब देखो ये सवाल कुछ है ही नहीं,
पहली बात तो यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब फोर्स पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स, तो फोर्स कितना होगा, यानी एफ एम की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि अब पहले तो वो क्या था, मतलब फ्री स्पेस में था, हमने चार्ज कहाँ था, फ्री स्पेस में था, तब उस पर जो फोर्स काम कर रहा था 12 न्यूटन का। फिर उन्हीं चार्ज और उन्हीं सिस्टम को हमने कहाँ डुबा दिया, वाटर में। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ था कि कितना है, 81 है। तो यहाँ पर एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी, तो एफ एम की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ एम इक्वल टू में एफ नॉट बाई में के। तो एफ एम की वैल्यू कितना आएगी, 12 बाई में 8। क्यों, क्योंकि एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर के की वैल्यू दी है, तो कितना हो जाएगा, 81 हो वो। ठीक ना, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आखिर में मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप काट देंगे इसको तो 4/27 आ जाएगा, यानी एफ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/27 न्यूटन। अब इसको आप करोगे तो 0 समथिंग 0.0 समथिंग कुछ आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, 0.0 नहीं, 0 केवल 0 समथिंग आएगा। तो ये एफ एम की वैल्यू आप देख रहे हो कि 0 में समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर एफ नॉट की वैल्यू देखो, क्यों भैया, क्योंकि एफ एम आप देख रहे हो कि एफ एम तभी आएगा जब हम उसमें किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ में किसी नंबर में भैया अगर हमारे पास 20 रुपये है तो 20 रुपये में अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर कम ही आ जाना है कि नहीं। 5 से डिवाइड करते तो 5 के 20, 4 आ रहे हैं। तो इसीलिए तो ये बात समझिए आप लोग, बात समझ में आ गया, ये इसमें कोई दिक्कत भैया नहीं है। चलते हैं आगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो बता ही दीजिएगा। अब देखिए, कैलकुलेट द फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर कैलकुलेट बोल रहा है कि फोर्स को कैलकुलेट कीजिए और नेचर ऑफ फोर्स को। तो पहली बात तो अगर नेचर ऑफ फोर्स की बात की जाए तो नेचर ऑफ फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, अट्रैक्टिव। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये फिगर को ही आप देख करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पर प्लस में 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर माइनस है, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। अब यहाँ पर फोर्स, कैलकुलेट फोर्स भी फाइंड करना है हम लोग को। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए फोर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कैसे, तो आप लोग जानते हो आगे, तो जब कभी भी माइक्रो में देगा तो आप गुलाम में चेंज करोगे, यानी एसआई यूनिट में चेंज करोगे आगे सारे के सारे चार्ज की वैल्यू को। गाना गा दे, नहीं गाना मत गाओ, चलो पढ़ाओ सर पढ़ाओ, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं। तो आप जानते हो कि 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁶ कुलाम होता है गुरु। तो यहाँ पर हमारे पास 4 माइक्रोकुलाम न दिए थे भाई साहब, तो 4 माइक्रोकुलाम दिए थे, तो यहाँ पर 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6। और यहाँ पर 10 माइक्रोकुलाम दिया था, तो यहाँ 10 × 10⁻⁻, मतलब सॉरी 4 × 10⁻⁶, इंग्लिश में 10 × 10⁻⁶ गुलाम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किया हमने। अब यहाँ पर आप जानते हो 1/4πε0 की वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁹, वो हमने कूलम्स लॉ में ही आपको बता रखा था। आर की वैल्यू दी गई है तो सेंटीमीटर में, तो हम सबको जब हम चार्जेस को एसआई में चेंज कर दिए, गुलाम एक एसआई यूनिट है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर विद्या इसको भी एसआई में चेंज करो, एसआई का मतलब मीटर में चेंज होगा। तो यहाँ पर 1/10 आ जाना है, तो ये हो जाना है। अब यहाँ पर इसको देखो करोगे क्या आप लोग, इसको ये सॉल्व किया हुआ है, तो ये अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बोलो तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, क्या दिक्कत होगा, कुछ तो करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर अब ये सारे के सारे वैल्यू पुट कर दी गई हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, न्यूमेरिकल वाले में कभी भी आप क्या करोगे कि न्यूमेरिकल में आप आगे जो पॉइंट वाले नंबर है उसको घसकाओ, हटाओ, एकदम चल बाहर निकल, चल एकदम बाहर निकल। और फिर उसके बाद मतलब पॉइंट वाले और जो मतलब 10 वाले पावर होते हैं ना, मतलब 10 के पावर जो भी समथिंग पावर होंगे, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हटाने की कोशिश करोगे हमेशा हमेशा हमेशा। तो हमेशा ये रूल है, ये मेरा कह सको या फिर हमारे भारत के महान महान टीचरों का रूल कह सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10⁻⁻6 है और 10 क्या है ये है। तो आप जानते हो कि ए अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तो सिंपल से रूल्स हैं। तो यहाँ पर भी ये रूल ऐड हो जाएंगे, यानी ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 -6 क्या हो जाएगा, -12 हो जाना है। और -12 यहाँ पर प्लस में कितना है, 9 भी तो है ना, ये वाले 9 की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे हैं, ये वाले 9 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाना है, आ जाएगा आ जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पर कितना आ जाना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने तो वो किया है ना, या अब ये देखो ये वाला नीचे वाला कैसे करना है, ये सही हमने किया। ये मत सोचना कि अरे यार यहाँ तो 3 माइनस आ ही नहीं रहा है, सब आएगा नीचे, देखो सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखो कर क्या रखा है हमने ना, देखो यहाँ पर किस तरीके से जुगाड़ लगा रखा है, बहुत बड़ा जुगाड़ू इंसान है। देखो यहाँ पर, अब इसको अलग मैं अच्छा सॉल्व कर देता हूँ। चलो ये वाला भूल जाओ तुम आप लोग, ठीक है ना, तो ये वाला भूल जाओ, ये भी सही है, ये सही है, गलत नहीं है भाई साहब, ये सही है, ठीक ना। लेकिन हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻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 ⁻
सॉरी 9 हो जाना है और इंटू में 9। अब यहाँ पर नीचे कितना आना है, 1/में 100 आ जाना है, यानी 100 मत लिखो उसको, 10⁻² लिख दो। लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू में कितना हो जाना है, 4 इंटू में 10⁻³ हो जाना है, क्योंकि -12 और 9 कितना हो जाएगा, -2 तो -3 तो बच रहेंगे ना। अब यहाँ पर 10 ये जो वाला है जो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा भाई साहब, ऊपर चला जाएगा। 10 ये नीचे वाला, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा कूद करके, तो 10 कितना हो जाना है, स्क्वायर। अब 9 चौके कितना हो जाना है, 36। अब 36, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ओह यहाँ पर 10 भी है ना, सॉरी भाई, यहाँ पर 10 भी है, यहाँ पर 10 भी है, मैं छोड़ रहा था 10 को, तो यहाँ पर 10 भी लिख दो आप। और यहाँ पर भी 10 लिखोगे तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कितना बचेंगे, यहाँ से अगर फिर नीचे वाला बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएंगे, तो -1 बचना है, फिर यहाँ पर इतना आ जाएगा, फिर 30 इंटू में कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 1 है, ऊपर कुछ नहीं है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचना है, और ये वाला माइनस हो जाना है, और यहाँ पर 36 का 36 बचेगा, तो यानी 36 न्यूटन यहाँ पर भी, यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको, और इससे दुगना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अपने लिए नोट्स में। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ना तो क्वेश्चंस और सॉल्व करवाने की, तो क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवाऊंगा, इससे आप मतलब कि घबराना नहीं कि इतना ही सॉल्व करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मैं क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल, पूरा का पूरा सीरीज आएगा, पूरा सीट मिलेगा आपको एकदम भयंकर रूप से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे मेरे के द्वारा, ठीक है ना, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक ना, मतलब यहाँ पर जो सॉल्व करूंगा वो उसी का PDF दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के, कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ की बात करते हैं, फिर हमारा कूलम लॉ वाला खत्म। अब लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ की बात करते हैं, तो लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ के, तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में क्या है कि इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर, ये अप्लाइड किया जा सकता है। लिमिटेशंस इसके क्या है, मतलब कहाँ अप्लाई करेंगे इसको, ठीक ना, तो इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब ओनली चार्जेज एट रेस्ट, मतलब जो चार्जेस रुके हुए होंगे उन्हीं पर आप अप्लाई कर सकते हो, यानी जब भी चार्ज मूव करेंगे तब उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ा दुखद घटना है, तो याद रखिएगा ये चीज़, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अब यहाँ पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही स्मॉल चार्जेस के बारे में बात की, मतलब कूलम्स लॉ वहीं पर आप अप्लाई करोगे जहाँ पर जो चार्जेस हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वेरी स्मॉल चार्जेस के लिए आप यूज करोगे, बहुत ही छोटे। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा चार्ज, क्योंकि आप देखते हो भाई साहब, अगर एटम के अंदर ना चार्जेस होते हैं, बात को फील करो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन, अब एटम ही इतना छोटा होता है कि हम नहीं देख पाओगे इसे। एक एटम को अगर बात किया जाए ना, तो किसी भी चीज़ को इतना, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एटम्स, मतलब किसी भी सब्सटेंस का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट। तो अब ये है, तो ये सब्सटेंसेस अब इसको एकदम काट के इतना छोटा बना दिया जाए कि और इसके और हम क्या चीज़, इसको और तोड़ ना सके और हम ब्रेक ना कर सके इसको, ठीक ना, मतलब इसको काट के इतना छोटा बना दे हम कि और इसके पार्ट टूट ना सके और इसे हम ब्रेक ना कर सके, तो वो जो सबसे छोटा वाला पार्ट कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है एटम। अब एटम के अंदर आप जानते हो कि एटम के अंदर भाई साहब क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एटम ही कितना छोटा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो कितने छोटे होंगे, तो आप समझ सकते हो कितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए काम में आते हैं। तो अब ऐसा मत करना कि अब तो हमारे हाथ में भी तो चार्जेस, हाँ हम लोग के बॉडी में भी चार्जेस है, ये भी बात रखिएगा, याद रखिएगा। अभी बताता हूँ, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स इसमें जानने को मिलेंगे आपको। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज, जो सेपरेशन होना चाहिए चार्जेस के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो वो एटम के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जैसे एटम के अंदर या फिर आप मतलब अपने से भी जो चार्ज होगा, मतलब जो चार्जेस होंगे अब किसी वायर के अंदर होंगे, मान लीजिए चार्जेस, क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूर अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन नहीं काम करेगा, रिपल्सन ही काम करेगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सेपरेशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फील कीजिए,
तार के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो यह नॉट भी वेरी लार्ज, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्यों, क्योंकि आप देखोगे जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई साहब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है, डिस्टेंस के, यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या कम लगेगा। अगर एक क्वांटिटी इनवर्सली में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दूसरी घटेगी ये पहला बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे लिए, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। अब वहाँ पर बोला जाता है, बोला जा रहा था कि सेपरेशन वेरी लार्ज भी नहीं होना चाहिए, मतलब दूर दूर नहीं होना चाहिए चार्ज। और यहाँ पर बोला जाए सेपरेशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कम का मतलब तो चाहते क्या हो, गला घोट दो हमारा। देखिए यहाँ पर वेरी स्मॉल का मतलब ये होता है ना कि वेरी स्मॉल का मतलब फिर आप चल जाते हो सीधे सीधे न्यूक्लियर फिजिक्स में। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना भाई साहब कि यहाँ पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि अगर ये प्लस पर रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर माइनस अगर प्लस रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस माइनस रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पर जो चार्जेज हैं, यहाँ पर चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, चार्ज है। और आप जानते ये भी जानते हो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर कार्बन का देखो, कार्बन के 6 होते हैं, तो इसके अंदर भी तो बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं ना, है कि नहीं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर भी तो फोर्स लगना चाहिए था कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उस पर भी लगना चाहिए था ना कि पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव पर रिपल्सन काम करना चाहिए था, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था। और अगर आप खुद फिर सोचो कि सारे चीज़ एटम से मिलकर बने हुए हैं, हमारे बॉडी से लेकर के मतलब जो भी आप देख सकते हो आसपास, ठीक ना, वो सारे के सारे चीज़ें एटम से मिलकर के बनी हुई हैं। और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है हमारा, है कि नहीं, क्योंकि फोर्स काम कर रहा है ना भाई, सब एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो इससे हमारा न्यूक्लियस जो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के केस में क्योंकि न्यूक्लियर के केस में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता है। जब न्यूक्लियर की केस आ जाती है तो हम स्टडी करने लगते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम नहीं मानते हैं। हम अगर न्यूक्लियस की अगर स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस हैं उनके बीच में कौन फोर्स लगता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। हाँ, वहाँ पर ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स लगता है, लेकिन समझना इस बात को। आप मान सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजूद ही नहीं है वहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजूद ही नहीं है वहाँ पर। इसीलिए केवल न्यूक्लियर फोर्स माना जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और इसीलिए न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। चार्ज भागो, चार्ज आए तेल लेने, हमसे कोई मतलब नहीं। किसको? न्यूक्लियर फोर्स को। इसे तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन से सबके बीच में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ फील कीजिए, बात कुछ कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट वेरी स्मॉल। अगर बहुत कम हो जाएगा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। और इतना कम जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फील करो इस चीज़ को यार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि वेरी स्मॉल जब हो जाएगा तब नहीं लगेगा, तब हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूक्लियर फोर्स का, और जो कि केवल न्यूक्लियस के लिए आया है। अभी और भी अगर आप हायर स्टडी करोगे तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इतना कंफर्म हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप न्यूक्लियस के अंदर मान सकते हो, लेकिन उसका बाप बैठा हुआ है वहाँ पर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप न्यूक्लियस के अंदर मान सकते हो, लेकिन उसका बाप बैठा हुआ है। बाप कौन है उसका? वो न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई वजूद नहीं है। चल पक खुला आम का नियम, कोई वजूद नहीं। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्योंकि आप जानते हो कि आप न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, वो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻15। ये बहुत कम भाई साहब डिस्टेंस है। समझ लो 10⁻⁻15 1 सेंटीमीटर इतना होता है। तो 10⁻⁻15 मीटर -15,
अरे भाई सब पता नहीं चलेगा साला कहाँ है कहाँ। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ को थोड़ा फील कीजिए, समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। इतना बात कंफर्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिमिटेशंस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, मिठाई वाला हलवा लगा कि तीता वाला लगा? अब देखिए, अब यहाँ पर फैक्ट, ये फैक्ट जरूर पढ़िएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए, सॉरी। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपका जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे, ठीक ना? इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर अब नीचे हम लोग आएंगे तो यही सारे के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो आप जाइए, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर पढ़िए, लिखिए और मस्ती से एकदम तैयारी कीजिए, एकदम दिल लगा करके। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमसे डिस्कस करें कि भैया प्रॉब्लम आया हमें बता दीजिए ये वाला चीज़। तो ऐसा बात नहीं कि हम नहीं बताएंगे आपको, एकदम अवश्य बताएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जाइए, आग लगाइए, फोड़ दीजिए, एकदम आना चाहिए तो बेहतर नंबर आना चाहिए।